नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर पर हिंदी के अनुप्रयोग। तीसरी तकनीकी क्रांति यानी कि 1980 के बाद इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सुलभ साधन बन चुका है। ये हम सभी जानते हैं। इसने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। 1 अरब 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या इसी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। आज ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में हिंदी बोलने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, संतोषजनक बात कही जा सकती है। इसके साथ ही विकसित देशों में भी हिंदी को लेकर हिंदी को सीखने की ललक बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या देश को अपना उत्पाद बेचने के लिए आम आदमी तक तो पहुंचना ही होगा, तो उसके लिए जन भाषा ही सबसे सशक्त माध्यम होती है। यही एक कारक है जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। आज 50 से अधिक देशों में 500 से अधिक केंद्रों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। कई केंद्रों पर स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन के साथ ही पीएचडी करने की सुविधा भी उपलब्ध है। विश्व के लगभग 140 देशों तक हिंदी किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। आज हिंदी के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रहा है। जब सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया, तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी आरंभ कर दी थी। और जो गति अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती ही जा रही है। नई पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी ने भी इसकी उपयोगिता को समझ लिया है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रकाशकों द्वारा काफ़ी उपेक्षित रहे हैं, लेकिन इंटरनेट ने हिंदी को प्रकाशकों के चंगुल से मुक्त कराने का भी भरसक प्रयास किया। इंटरनेट पर हिंदी का जो यात्रा शुरू हुई वो रोमन लिपि से प्रारंभ हुई और फ़ॉन्ट जैसी समस्याओं से जूझते संघर्ष करते हुए धीरे धीरे यह देवनागरी लिपि तक पहुंच गया। यूनिकोड, मंगल जैसे यूनिवर्सल फ़ॉन्ट्स ने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर नया जीवन प्रदान किया। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 100 से अधिक ई पत्रिकाएँ देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासी भारतीय साहित्य प्रेमी पूर्णिमा वर्मन, जिनकी अभिव्यक्ति और अनुभूति नामक ई पत्रिका है जिसकी वे संपादक हैं, और 1996 से प्रतिबिंब नामक नाट्य संस्था भी चला रही हैं। अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है जिसके आज 30,000 से भी अधिक पाठक हैं, लेकिन सबसे पहली ई पत्रिका कही जाती है अभिव्यक्ति को। और अभिव्यक्ति के बाद अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेस्ट, कविता कोश, संवाद आदि बहुत सारी ई पत्रिकाएँ इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इनकी बढ़ती पैठ से घबराकर हिंदी के अनेक प्रकाशकों और संपादकों ने अपनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के ई संस्करण भी जारी कर दिए हैं। आज हम प्रत्येक प्रकाशक हों, संपादक हों, उनकी जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, उन सभी को हम ई संस्करण के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जैसे हंस, कथादेश, तद्भव, नया ज्ञानोदय और भी ना जाने कितनी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और सभी जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उनके ई संस्करण भी आज हमें आसानी से पढ़ने को मिल जाते हैं।
हम दुनिया के किसी भी कोने में रहकर क्षेत्रीय संस्करण के समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी को हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए ब्लॉग एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, जो हर समय सुगमता से ब्लॉगर और पाठक दोनों के लिए उपलब्ध है। आलोक कुमार हिंदी के पहले ब्लॉगर हैं जिन्होंने ब्लॉग 9211 बनाया। आज हिंदी में ब्लॉगों की संख्या 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि अभिव्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। आलोक कुमार ने ही इंटरनेट पर पहली बार चिट्ठा शब्द का प्रयोग किया, जो कि आज चिट्ठा शब्द बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। आज के दैनिक समाचार पत्रों के ई संस्करण पाठकों के लिए वरदान साबित हुए हैं और इंटरनेट पर हिंदी साहित्यिक सीमाओं को लांघकर अपना प्रसार कर रही वह कहानी, नाटक, उपन्यास से आगे बढ़कर महापुरुषों की जीवनियों, चिकित्सा, विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की अन्य भाषाओं से कदम ताल कर रही है। इसके साथ ही प्रकाशकों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है, जिन पर अनेक रचनाकारों की महत्वपूर्ण पुस्तकें पाठकों को घर बैठे मिल जाती है। हिंदी पुस्तकों के ई संस्करण से पाठकों को ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। वे अपने काम और रुचि के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं। तो इसी संबंध में अभी तक जो सबसे सराहनीय प्रयास कहूँगी मैं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने किया। उनकी वेबसाइट www.hindisamaय.com पर हिंदी के लगभग 1000 रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। 1000 से भी अधिक रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास आदि की ग्रंथावलियों के साथ साथ समकालीन रचनाकारों की रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। ये कह सकते हैं कि वर्धा विश्वविद्यालय ने हिंदी प्रेमियों, शिक्षकों, शोधार्थियों को एक चलता फिरता पुस्तकालय उपलब्ध करा दिया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। इसके साथ ही भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने भी हिंदी को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आज सभी आवश्यक वेबसाइटों के हिंदी संस्करण मौजूद हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी, BSE, NSE, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक की वेबसाइटें हिंदी में भी उपलब्ध है। इनके अलावा विभिन्न बैंकों की और विभिन्न संस्थानों की वेबसाइट्स हिंदी में उपलब्ध हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वेबसाइट भी हिंदी में है। जुलाई 2009 में दिया गया रिजर्व बैंक का यह महत्वपूर्ण निर्देश है कि हिंदी में लिखे पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी और अनुवादक रखे जाने का निर्देश भी रिजर्व बैंक ने जारी किया था। राजभाषा अधिनियम 1976 के 5वें अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार ने क क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आने वाले सभी सरकारी उपक्रमों में हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, बैंकों आदि ने अपनी वेबसाइटों के अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी संस्करण भी आरंभ किए। हिंदी में काम जब बढ़ना आरंभ हुआ तो हिंदी जानने वालों की आजीविका में भी वृद्धि हुई और आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए और लोगों में हिंदी के प्रति रुचि भी बढ़ी। आज हिंदी के 15 से भी अधिक सर्च इंजन हैं जो किसी भी वेबसाइट का कुछ ही मिनटों में
अनुवाद कर दे हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। याहू, गूगल और फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध है। अब कंप्यूटर से निकलकर हिंदी मोबाइल में न केवल पहुंच चुकी है बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। मोबाइल तक हिंदी की पहुंच ने देश में देवनागरी लिपि के समक्ष जो चुनौती खड़ी थी उसको भी बहुत हद तक मिटा दिया है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व जब हम हिंदी के भविष्य के बारे में विचार करते थे तो अनेक लोग कहते थे कि हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन हमारी लिपि पर बड़ा संकट गहरा रहा है, क्योंकि मोबाइल के जो प्रयोक्ता हैं वो अपने संदेश भेजने के लिए रोमन लिपि पर निर्भर रहते थे। आज यह समस्या हल हो चुकी है और अगर हमारे भीतर थोड़ी इच्छा शक्ति है और अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान है तो हम भी अपनी भावनाएं हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल, हर जगह हिंदी उपलब्ध है। अब हिंदी के लिए और भी ज़्यादा संतोषजनक बात ये हुई कि इंटरनेट पर ट्विटरों की बाढ़ सी आ गई, जिस पर हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। चाहे वो प्रोफेसर हों, डॉक्टर, राजनेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी आदि सभी लोग ट्विटर का प्रयोग कर रहे हैं और इनका अनुसरण अन्य लोग भी करते हैं। ये अनुप्रयोग हिंदी के लिए और अधिक संभावनाएं पैदा करेंगे। हाल ही में इस उपयोग के 2 और नए स्थान देखने को मिले हैं जिन पर आज से 5 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। जैसे DTH और क्रिकेट के स्कोर बोर्ड हमारे सामने हिंदी को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। DTH ने किसी भी चैनल के हिंदी में अनुवाद की सुविधा दे रखी है। हम जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या हिंदी में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। भले ही अंग्रेजी आती है, लेकिन हिंदी या स्थानीय भाषाओं को हम जिस सहज भाव से आत्मसात करते हैं उस भाव से हम अंग्रेजी को नहीं कर पाते, क्योंकि हिंदी या हमारी प्रादेशिक भाषाएं हमारे अंतःकरण में विद्यमान हैं। पहले क्रिकेट की हिंदी में कमेंट्री निश्चित समय तक होती थी, कुछ समय हिंदी चलती थी, उसके बाद वह इंग्लिश में होने लगती थी, लेकिन अब हम पूरा खेल हिंदी में सुन सकते हैं। इसके साथ ही डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और एनिमल प्लेनेट जैसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि हिंदी में अपने प्रस्तुत करते हैं। और आज के समय में ना तो हिंदी की सामग्री की कमी है और ना ही पाठकों की। हाँ, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य चल रहा है जो कि आगे आने वाले समय में इसकी भी क्षतिपूर्ति जो हुई है वो भी पूरी कर देगा। और हिंदी का एक मजबूत पक्ष यह भी है कि यह बाजार की भाषा बन चुकी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी है और आवश्यकता है मजबूत इच्छा शक्ति की। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि का प्रयोग और उसकी उपयोगिता पर। तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में माना गया। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। कोई भी लिपि वैज्ञानिक लिपि तब कही जाती है जब उसमें प्रत्येक सार्थक ध्वनि के लिए कोई ना कोई लिपि चिन्ह हो। देवनागरी में लगभग हर सार्थक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। अतः हम कह सकते हैं कि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। इस तथ्य को देखते हुए हिंदी कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर हिंदी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। हिंदी के संदर्भ में अगर हम कहें कि देवनागरी लिपि की जो खास बातें हैं वो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप, यानी कि देवनागरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही है, जैसे आ, ओ, क, ब, थ, द आदि। इस प्रकार लिपि चिन्हों की ध्वनि
शब्दों में प्रयुक्त होने पर भी वही रहती है। दुनिया की, विश्व की अन्य किसी लिपि में इतनी क्षमता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह, जो कि श्रेष्ठ लिपि में यह गुण होना आवश्यक है। यही यदि एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह होंगे तो उस लिपि के प्रयोक्ता के सामने एक बड़ी कठिनाई यह आएगी कि वह किस चिन्ह का प्रयोग और कहाँ करे। तो हिंदी में इसकी ये वाली समस्या नहीं है। और अब अगर हम अंग्रेजी की बात करें या अन्य भाषाओं की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो सी से सा भी बन रहा है और क भी बन रहा है, दोनों का उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से क के लिए के और सी दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो सिटी, कट, कमला, कुक, ये इस तरह के शब्द हैं कि जहाँ पर क के लिए सी का भी और के का भी प्रयोग किया जा रहा है, स के लिए सी का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब उसमें एक निश्चितता नहीं है। वो बिल्कुल मतलब एक लिपि चिन्ह का प्रयोग एक शब्द के लिए नहीं किया जा रहा है। अब लिपि चिन्हों की पर्याप्तता की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की अधिकांश लिपियों में चिन्ह पर्याप्त नहीं है। जैसे अंग्रेजी में 40 से अधिक ध्वनियों के लिए 26 चिन्ह हैं। 26 लिपि चिन्हों से ही काम चलाया जाता है। जैसे त, थ, द, ध आदि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह नहीं है, जबकि देवनागरी लिपि में इस दृष्टि में कभी कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह से शुरू हुआ, कैसे कहाँ कहाँ चल रहा है। तो कंप्यूटर में नागरी उपयोग का श्रेय इलेक्ट्रॉनिक आयोग नई दिल्ली के डॉक्टर ओम विकास को जाता है। डॉक्टर वागीश शुक्ल ने अपनी किताब छदम छदम पर कुमकुम को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के प्रकाशन में डोनाल्ड नुथ द्वारा आविष्कारित टेक टाइप सेटिंग सिस्टम और लेस्ली लैम्पर्ट के लेटेक्स माइक्रो सिस्टम इसका प्रयोग किया गया था। साथ ही संयुक्ताक्षरों के लिए देवनाग पैकेज जो कि वेल थ्विस द्वारा बनाया गया है उसका उपयोग किया गया था। बहुत सारे हिंदी के सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे प्रकाशक, श्रीलिपि, आई लिपि, जिस्ट, मात्रा, अंकुर, आकृति, सुलिपि, अक्षर फॉर विंडोज़, माय फोनेटिक टूल, चित्रलेखा, अनुवाद, आओ हिंदी पढ़ें, गुरु और आंग्ल भारती आदि। बहुत सारे इस तरह हमें हिंदी के सॉफ्टवेयर प्राप्त होते हैं। और राजभाषा हिंदी में जब कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो इसको मानकीकरण में मदद मिलती है। कंप्यूटर के प्रयोग से हिंदी के मानकीकरण में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए पुराने हिंदी टाइपराइटरों में चंद्र बिंदु अनुनासिक की जगह केवल बिंदु अनुस्वार से ही काम चलाया जाता था। कंप्यूटर के आ जाने से इस समस्या का समाधान हो गया। टाइपराइटर पर 92 अक्षरों से ज़्यादा सम्मिलित करना संभव नहीं है, जबकि कंप्यूटर में और भी अक्षरों को सम्मिलित किया जा सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार में यानी मशीन ट्रांसलेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक हिंदी शब्दकोश के माध्यम से अहिंदी भाषियों को भी हिंदी आसानी से सिखाया जा सकता है। दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखने में भी कंप्यूटर सहायक है। आज कंप्यूटर और मोबाइल पर हिंदी को देखना, लिखना, पढ़ना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। पश्चिमी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत होने के कारण इसकी भाषा अंग्रेजी रही और एक आम भारतीय इसके लाभों से सालों तक दूर ही रहा, क्योंकि अंग्रेजी उसकी सहज भाषा नहीं थी।
इसके समाधान के लिए भारत ने भी अपनी भाषा और लिपि में सॉफ्टवेयर तैयार करने की दिशा में प्रयोग प्रारंभ किए। 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर पर काम करना आरंभ हुआ और 1970 के बाद आशानुरूप सफलता मिलने लगी। ECIL हैदराबाद की एक कंपनी ने 1977 में हिंदी में फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में दिखाई दी थी। IIT कानपुर में सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग की जा सकने वाली एक बहुत सरल कुंजी पटल एवं उसकी प्रणाली तैयार की गई, जिसका पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल 1978 में तैयार किया गया। इसे नई दिल्ली में आयोजित तृतीय हिंदी विश्व सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसके विकास में IIT कानपुर के कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर RMK सिन्हा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयास में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास 1980 के आसपास हुआ था। एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया। इसी दौरान मोटोरोला कंपनी ने भारतीय भाषाओं में पेजर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मानक ISCII के ही अनुरूप ISCLAP यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर लैंग्वेज पेजिंग के मानक का विकास किया था, जिसकी सहायता से संदेशों का आदान प्रदान पेजर पर हिंदी, मराठी और गुजराती में करना संभव हो पाया था। 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने DOS 6 का हिंदी संस्करण तैयार किया। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर राजभाषा हिंदी में काम करने को आसान बनाने के उद्देश्य से हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने, हिंदी के बड़े बाजार की नब्ज को देखते हुए व्यावसायिक रूप में हिंदी के स्थानीयकरण को सबसे अधिक बढ़ाया। वृहद सॉफ्टवेयर संस्था माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों से संबंधित सहायक साहित्य तथा मार्गदर्शक सूत्रों को विशेषज्ञों की सहायता से हिंदी में उपलब्ध कराने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे। बहुप्रचलित विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रमुख सॉफ्टवेयर उत्पाद अब हिंदी में भी काम करने को की सुविधा दे रहे हैं। लेखन में त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक शब्दकोश जैसी सुविधाएं भी हिंदी में उपलब्ध हैं और उसके कार्यान्वयन संबंधी प्रयोग बहुत समय से चल रहे थे जो कि पूर्ण हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज इंटरफेस पैक स्थानीयकरण के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ तैयार करवाकर सर्वसाधारण द्वारा उसका निःशुल्क प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया। मंत्र अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। श्रुत लेखन नामक उपकरण हिंदी वॉक यानी कि स्पीच से, यानी कि जो हम माइक के द्वारा बोलकर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसके लिए उपलब्ध करवाया है। वाचांतर नामक उपकरण अंग्रेजी स्पीच से हिंदी अर्थ अनुवाद के लिए उपलब्ध है। सीडेक पुणे के तकनीकी सहयोग से महाशब्दकोश का निर्माण किया गया,
जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। हिंदी में शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए विशेष रूप से तैयार ई पुस्तक राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मोबाइल फ़ोन पर हिंदी का जो कार्य चल रहा है, निरंतर कार्य चल रहा है, उसे सोनी, नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनियों ने मोबाइल पर हिंदी के प्रयोग के लिए सुविधा उपलब्ध कराई थी। हिंदी टंकण यानी कि टाइप हम कर सकते हैं और हिंदी को बोल कर भी हम प्रयोग कर सकते थे। मतलब सबसे पहला इन्होंने ही शुरू किया था। फिर हिंदी के विकास में वेब मीडिया का हम योगदान देखते हैं कि क्या है। और हाँ, पहले हम जानते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये वर्ड है, इन सभी में हिंदी के प्रयोग के लिए बहुत सारे टूल्स हमें उपलब्ध होते हैं जिन पर हम कार्य करते हैं। तो ये एक अनुप्रयोग है हिंदी का कंप्यूटर पर कि हिंदी को हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न टूल किट हमें उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे कि हिंदी के विकास में वेब मीडिया का कितना क्या योगदान है। तो आज के प्रौद्योगिकी के दौर में मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है और उसमें भी वेब मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण हम देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मीडिया का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। ऐसे में विभिन्न भाषाओं का विकास भी वेब मीडिया के तहत हो ही रहा है। आज की स्थिति में वेब और भाषा एक दूसरे के सहयोगी माने जा सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, वहां इसके विकास में वेब मीडिया के योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। यह सच है कि वेब के असर से हिंदी के स्वरूप में, इसके मूल स्वरूप में थोड़ी भिन्नता आई है, लेकिन यही भिन्नता इस विकास की गाड़ी के पहिए बने। एक विस्तृत दायरे के साथ हिंदी अपने आप में व्यापक है। वेब मीडिया के प्रयोगों के बावजूद हिंदी के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है। दूसरी भाषाओं के शब्द भी हिंदी वेब ग्रहण कर रही है और अपने सीमित दायरे में ना रहकर और विस्तृत रूप धारण कर रही है। वैसे तो 80 के दशक में ही हिंदी को कंप्यूटर की भाषा बनाने का प्रयास शुरू हो चुका था, लेकिन वेब के साथ में हिंदी का प्रयोग 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद शुरू हुआ। जैसे हमने पहले भी बात की, सन 2000 में यूनिकोड के पदार्पण के बाद 2003 में सर्वप्रथम हिंदी में इंटरनेट सर्च और मेल की सुविधा आरंभ हुई। हिंदी के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित हुई। 21वीं सदी के पहले दशक में ही गूगल न्यूज़, गूगल ट्रांसलेट और ऑनलाइन फोनेटिक टाइपिंग जैसे विभिन्न औजारों ने वेब की दुनिया में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त सभी ऑनलाइन यंत्र यानी औजार या टूल किट कहें, ऐसे तो प्रत्यक्ष में बहुत बड़ी भूमिका में नहीं रहे हैं, किंतु हिंदी के समग्र विकास में इनकी सहायता से हम इनकार भी नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में जहाँ 10% से भी कम लोग अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं, वहाँ हिंदी के इस स्वरूप की आवश्यकता बढ़ जाती है। हिंदी के इसी महत्व पर मशहूर विचारक सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा है कि भाषा जो प्रतीकों का समुच्चय होती है, संस्कृतियों के संकलन और संप्रेषण का सबसे सरल माध्यम भी होती है और संप्रेषण आम बोलचाल की भाषाओं से भी होता है, बल्कि अधिक सशक्त रूप से होता है। यहाँ संप्रेषण के एक और सशक्त माध्यम वेब मीडिया का भी उल्लेख किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं
कि वेब मीडिया एक ऐसा गुरुकुल है जहां प्रत्येक भाषा एक संकाय की भांति प्रतीत होती है। हिंदी भाषा में कही बात यदि अंग्रेजी अनुवाद में कही जाए तो यह निश्चित है कि इसकी स्पष्टता में कम से कम 10% की कमी जरूर आएगी। हिंदी के विकास में ब्लॉगिंग ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका प्रमाण यह है कि हिंदी के कई ऐसे ब्लॉग हैं जो रोजाना 1000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं, और यह कोई सामान्य बात नहीं है। शैली तथा वैचारिक रूप से अलग अलग ये ब्लॉग अपनी भाषाई खुशबू को प्रतिदिन हजारों जनमानस तक पहुंचाते हैं। वेब मीडिया के आने के पहले सभी कृतिकारों को अपनी बात आम जन तक पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वेब मीडिया ने इन सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। जो लेखक गुमनामी की कालिमा में रहते थे, वे इस माध्यम के जो प्रकाश हुआ उसकी सहायता से वे इस कालिमा को दूर कर सके। इंटरनेट पर हिंदी में खोज आने के बाद हमारी मूल जिज्ञासा का जवाब हिंदी में ही पलक झपकती ही हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट के सागर में नित दिन प्रतिदिन हिंदी ज्ञान स्वरूपी नदियाँ समाहित होती रहती हैं। और इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आज भारत के बाहर 7 समुंदर पार भी हिंदी सभाएं एवं गोष्ठियाँ, सम्मेलन, पुरस्कार समारोह, सेमिनार, वेबिनार आदि आयोजित किए जाते हैं। भारत की भाषाई स्थिति और उसमें हिंदी के स्थान को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि आज हिंदी भारतीय जनमानस के संपर्क की राष्ट्रीय भाषा तो है ही, संख्या की दृष्टि से भी दुनिया की मैं तो कहूँगी कि पहली भाषा बन चुकी है, क्योंकि भारत के बाहर भी विशाल जनसमूह, विशाल जनसंख्या हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का साक्षात्कार कराती है। क्योंकि आज दुनिया के हर कोने में बसे भारतीय वेब मीडिया की सहायता से हिंदी को तवज्जो दे रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों और बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेब मीडिया ने हिंदी समेत सभी भाषाओं को एक समान वैश्विक मंच प्रदान किया है। चूँकि हिंदी की अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए हिंदी अन्य भाषाओं में तेज व सकारात्मक रूप से परिवर्तनशील यानी कि विकासशील है। अगर हम कागज़ों की बात करें तो उस पर हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा कही जा रही है, मानी जाती है। इंटरनेट पर राजभाषा हिंदी को भारत की वेब दुनिया नामक वेबसाइट ने सर्वप्रथम स्थान दिया था। वेब दुनिया ने हिंदी में लिखने की सुविधा के साथ हिंदी में मेल, समाचार, ज्योतिष, शिक्षा आदि की सुविधाएं प्रारंभ की थी। दूसरी ओर इंटरनेट पर विश्व प्रसिद्ध खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन गूगल और याहू सरीखी कंपनियों ने स्थानीयकरण के माध्यम से हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में अपनी सुविधाएं देना आरंभ किया था। गूगल लैब्स इंडिया ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कई सुविधाजनक अनुप्रयोग उपलब्ध करवाए, जिसमें गूगल का संपादित यानी कि इनपुट मेथड एडिटर, ऑनलाइन लिप्यंतरण की सुविधा, हिंदी वर्तनी जांचक, गूगल ट्रांसलेट, गूगल बुक्स और हिंदी में ब्लॉगर आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। गूगल ट्रांसलेट ने हिंदी अनुवाद को सरल बना दिया है। इससे समूचे वेब पेजों का सरल हिंदी अनुवाद संभव हो सका है। हिंदी में वेब पृष्ठों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और राजभाषा हिंदी और ई शासन की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की राष्ट्रीय ई शासन योजना का उद्देश्य भारत में ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस की नींव रखना तथा इसकी दीर्घावधि अभिवृद्धि के लिए प्रेरणा उपलब्ध कराना है। ई शासन का विकास लगातार प्रशासन के सूक्ष्मतर पहलुओं को लघु रूप देने के लिए किए गए उपायों जैसे नागरिक केंद्रित सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता के लिए सरकारी विभागों में
कंप्यूटरीकरण से प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों की जानकारियों को इंटरनेट पर सरल विश्वसनीय पहुंच संभव बनाने के लिए दूर दराज के गांवों तक मजबूत देशव्यापी तंत्र को तैयार किया जा रहा है और अभिलेखों का बड़े व्यापक पैमाने पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य नागरिक सेवाओं को नागरिकों के घरों के अधिक समीप लाना है। इस प्रकरण में राजभाषा हिंदी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सरकारी अभिलेख जैसे भूमि, वाहन, कृषि संबंधी जानकारियाँ इंटरनेट पर इस योजना के तहत हिंदी में जनता को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक और सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित सार्वजनिक सूचनाएं हिंदी के माध्यम से अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है। तो दूसरी और भारत सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नागरिकों के लिए बनाए जा रहे आधार कार्ड में हिंदी का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जो सभी निवासियों के लिए जो भारतीय निवासियों के लिए जारी किया जा रहा है। संख्या को केंद्रीकृत डाटाबेस से संग्रहित किया जा रहा है एवं प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय और एवं बायोमेट्रिक सूचनाएं, फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान एवं आँखों की पुतलियों की छवि के साथ में लिंक किया जा रहा है। ये सभी सूचनाएं हिंदी माध्यम में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कंप्यूटर के हिंदी में बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा हम सभी प्रकार के बिल जमा कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल हो या ऑनलाइन ख़रीदारी, वहाँ पर भी हम अपना बिल जमा कर सकते हैं। ईमेल, मैसेजिंग कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं कंप्यूटर पर। तो ये अनुप्रयोग ही हैं। वीडियो चैट आदि सभी कार्य दुनिया के, विश्व के किसी भी जगह से हम आसानी से कर सकते हैं। आज सभी बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आसानी से किए जा रहे हैं, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है। कंप्यूटर का उपयोग रेलवे और हवाई अड्डों में किया जा रहा है। आरक्षण लेने, आरक्षण रद्द करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह ट्रेनों के साथ साथ हवाई जहाज के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। प्रिंटिंग बुक और न्यूज़पेपर में कंप्यूटर बहुत आवश्यक है। कई शहरों में सड़कों की यातायात के नियम भी कंप्यूटर द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के लिए भी पुलिस कंप्यूटर का प्रयोग करती है। कंप्यूटर का इस्तेमाल खातों, स्टॉक, चालान और पैरोल आदि को बनाने आदि के लिए व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में रोगियों के चिकित्सा इतिहास और विशेष रूप से सर्जरी और पैथोलॉजी के रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकों में यह वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम का पूर्वानुमान हो, उसमें भी कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। और ये सभी कार्य हिंदी में भी सरलतापूर्वक किए जा रहे हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में ब्लॉग की बहुत बड़ी भूमिका है। आज का जो युग है विज्ञान का और तकनीकी का युग है, जिसमें हम पग पग पर तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग इस तकनीक को अपना लेते हैं वह अपना काम आसानी से कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते या जिन्हें इसके लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है वह जैसे तैसे अपना काम पूरा कर लेते हैं। और जो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते वह समय के साथ चलने वाली स्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। और भविष्य में एक दिन उनके मन में भी विचार आता है कि यदि वह समय की मांग को समझकर तकनीक के साथ चल पड़ते तो आज वह वहाँ होते जहाँ उनके साथी खड़े हुए हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है कि आजकल कंप्यूटर द्वारा आसानी से रेल का टिकट बुक किया जा सकता है। रेल टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगकर पर्चा भरने से अच्छा है कि कंप्यूटर पर रेल विभाग की ऑनलाइन साइट पर जाकर मिनटों में रेल का टिकट कंफर्म प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तकनीक और कंप्यूटर ने हमारे बहुत सारे कार्य आसान कर दिए हैं।
जो कि हिंदी में हम आसानी से कर सकते हैं, अपनी भाषा में हम आसानी से कर सकते हैं। भारत सरकार भी आजकल डिजिटल इंडिया का स्वप्न जो देख रही थी वो पूरा होते हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ हमें भी उठाना चाहिए। इसी के माध्यम से हमारी राजभाषा हिंदी के विकास के लक्ष्य को भी हम साध सकते हैं। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी के में काम करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि गूगल हिंदी इनपुट और माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल की सहायता से हम कर सकते हैं, और अंग्रेजी के लेआउट के जरिए अंग्रेजी की ही गति से हिंदी में भी कंप्यूटर पर आसानी से हम काम कर सकते हैं। ऐसे में हम एक ऑनलाइन चौपाल लगाकर हमारे विचारों को हमारी भाषा में स्थान दे सकते हैं। गूगल का ब्लॉगर एक ऐसा ही ई टूल है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को इंद्रजाल इंटरनेट के जरिए जन जन तक पहुंचा सकते हैं। विकिपीडिया के अनुसार चिट्ठा, जिसे कि हम अंग्रेजी में ब्लॉग कहते हैं, बहुवचन है इसका चिट्ठे, और अंग्रेजी में इसे ब्लॉग्स कहते हैं। एक प्रकार के व्यक्तिगत जाल पृष्ठ यानी कि वेबसाइट होते हैं जिन्हें हम डायरी की तरह लिख सकते हैं, दैनंदिनी की तरह लिख सकते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में, सूचना प्रसार में यही चिट्ठे हमारे इलेक्ट्रॉनिक देवदूत साबित होते हैं, जो कि कलयुग में नारद मुनि के समान कार्य करते हैं। यदि आप अपने विचारों को पूरे विश्व में एक साथ पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने जो भी विषय पसंद का विषय है उस पर ब्लॉग बनाकर अपनी बात को पूरे विश्व में कहीं भी बैठकर पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर कई ब्लॉग्स हैं जो कि हिंदी में हैं और नवीन विषयों पर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें हिंदी भाषा, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, कथा, कहानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल जगत और अन्य सभी विषयों पर के साथ साथ जैसे इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान आदि कई ऐसे विषय हैं जिनका समावेश किया जाता है। विकिपीडिया के अनुसार 9/2/11 हिंदी का पहला चिट्ठा माना जाता है, जिसे आलोक कुमार ने पोस्ट किया था। ब्लॉग के लिए चिट्ठा शब्द भी उन्हीं ने प्रतिपादित किया था, जो कि अब इंटरनेट पर उसके लिए प्रचलित हो चुका है। चिट्ठा बनाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें सबसे सरल तरीका है किसी अंतर्जाल पर किसी चिट्ठा वेबसाइट जैसे ब्लॉग स्पॉट या लाइव जर्नल या वर्डप्रेस आदि जैसे स्थलों में से किसी एक पर खाता खोलकर लिखना शुरू करना है। एक अन्य प्रकार भी चिट्ठेकारी, सूक्ष्म चिट्ठाकारी कहलाती है। इसमें अति लघु आकार के पोस्ट डाले जाते हैं। चिट्ठा का आरंभ 1992 में लॉन्च की गई पहली जाल संजाल के साथ ही हो गया था। आगे चलकर 1990 के दशक के बाद कई विषयों के चिट्ठे सामने आने लगे। वर्तमान समय में लेखन का हल्का सा शौक रखने वाला व्यक्ति भी अपना एक चिट्ठा बना सकता है, जो कि निःशुल्क होता है और अपना लिखा हुआ पूरे विश्व के सामने पहुंचा सकता है। हिंदी के प्रचार को इन ब्लॉग्स ने जैसे पर लगा दिए। विशेष तौर पर ऐसी पुस्तकें जिनको प्रकाशित करने में समस्या आती है या जो पुस्तकें प्रकाशित होने पर भी पाठकों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे पुस्तकों की सामग्री को आसानी से पाठकों तक एक क्लिक के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, जिस पर पाठक बैठे बैठे ही अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। ऐसे कई ब्लॉग्स हैं जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, जैसे हिंद महासागर, राजभाषा हिंदी, प्रतिभास, विज्ञान विश्व, शब्दों का सफ़र, ज्ञानवाणी, गणित और विज्ञान, सौर, इंडिया, वाटर पोर्टल, भारत विद्या, वैज्ञानिक भारत, विचार वाटिका, श्याम स्मृति, इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग हैं जिनको
हम देख सकते हैं, जिन पर हम जा सकते हैं। तो ये जो कागज़ कलम लेकर अपने विचारों को लिखने की बजाय हम कंप्यूटर पर सीधे टाइप कर सकते हैं, और इनके द्वारा वैज्ञानिक चिंतन, नवाचार दर्पण, अनागत विद्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदी को मनोरंजकता के साथ साथ ज्ञान रंजकता की ओर भी मोड़ देते हैं। भारतीय सांस्कृतिक ब्लॉग ने भारतीय संस्कृति की ध्वजा को विश्व भर में फहराने का काम किया है। भारतीय संस्कृति के सुनहरे पहलुओं को विश्व भर के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान भारतीय समाज में राजभाषा हिंदी की भूमिका में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, सरकारी फाइलों और कागजी दस्तावेजों से निकलकर यह अब आम लोगों के बीच में मोबाइल और पर्सनल कंप्यूटर तक पहुंच गई है। कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर स्थानीकरण ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। वह दिन दूर नहीं है जब राजभाषा हिंदी में सभी नागरिक सेवाएं और सरकारी काम करना सुलभ होगा। और आज भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं नागरिक सेवाओं और सरकारी कामकाजों को हिंदी में किए जाने के प्रति। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हिंदी का अनुप्रयोग कंप्यूटर में किस प्रकार से किया जा रहा है, और कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। तो आज के लिए इतना। अगले किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।